Good morning everyone. I am Arun Kumar and this video is presented by Law Current Consultancy. India is a developing country as we all know. और इंडिया के डेवलपमेंट में इंडिया की गवर्नमेंट बहुत सी नई सारी पॉलिसीज़ लाती हैं और बहुत सी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है ताकि लोग ग्रो कर सकें, सोसाइटी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देती है। बट इंडिया की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल एक एनजीओ का भी होता है, क्योंकि एनजीओज़ इन सारे लॉज को, इन सारी पॉलिसीज़ के बारे में सोसाइटी को अवेयर करती हैं। उनको कैसे अप्लाई करना है, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे एक इंसान उन और बेनिफिट्स को पा सकते हैं, उनके बारे में उनको बताती हैं। उनकी कंडीशंस, उनकी नॉलेज उनको बहुत ज़्यादा देती है। कई सारे मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले एनजीओज़ में वॉलंटियर्स होते हैं और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं एनजीओज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन बात है, मेरे कई दोस्त आते हैं मेरे पास कि उन लोगों को अपना एनजीओ शुरू करना है। तो अब बात है, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि एक एनजीओ को एक्चुअली कैसे शुरू किया जा सकता है। तो मैंने जब उसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे मालूम चला कि एनजीओ को शुरू करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंडर वो लोग इसको रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर। और तीसरा, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। अब बात है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ट्रस्ट को रजिस्टर करने, ट्रस्ट को एज एनजीओ रजिस्टर करने के प्रोसेस को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि बाकी अगर हम तीनों कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा और मुझे यकीन है कि आप सो जाएंगे देखते देखते। सो इसलिए हम लोग इसमें सिर्फ ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कवर करेंगे। और इस प्रोसीजर को कवर करने के लिए और बाकी के प्रोसीजर को कवर करने के लिए हम लोग अलग वीडियोस बनाएंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी में क्या अंतर है। सेक्शन 8 कंपनीज़ के ऊपर मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इस वीडियो में मैं ट्रस्ट और सोसाइटी का डिफरेंस को कवर करूंगा। ट्रस्ट, एक पहली चीज़, दोनों के लॉज ही अलग है रजिस्ट्रेशन के। एक इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर होता है और एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में। सोसाइटी में मिनिमम 7 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, वहीं पे ट्रस्ट में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। अगर आपको नेशनल लेवल में एक सोसाइटी का एनजीओ बनाना है तो ये बहुत इसेंशियल है कि आपके साथों के साथों मेंबर्स अलग अलग स्टेट के हों। ऐसा कुछ ट्रस्ट में नहीं है। सोसाइटी में ब्लड रिलेशन मेंबरशिप के बीच अलाउड नहीं होती है। जैसे कि मैं और मेरे भाई को अगर एक सोसाइटी में मेंबर बनना है तो हम लोग सोसाइटी में नहीं बन सकते, हम में से कोई एक ही बनेगा। बट ट्रस्ट में मैं, मेरा भाई, मेरे चाचा, दादा, कोई भी बन सकता है, क्योंकि इसमें ब्लड रिलेशन अलाउड होता है। अब लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक सोसाइटी को हर साल अपने आप को रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है, जबकि ऐसा कुछ ट्रस्ट एक्ट में नहीं है। अगर आपका एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड है एज एनजीओ तो आपको उसको रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं है, वो अपना चलता रहेगा। अब ये बात हो गई हम लोग की कंपैरिजन की। अब बात आती है हम लोग ट्रस्ट के रजिस्टर कैसे कराया जा सकता है। ट्रस्ट को रजिस्टर कराना के लिए आपको बेसिकली कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके एड्रेस प्रूफ की तरह काम करता है, आपका आधार, आपकी 2 फोटोज़ और आपके सभी मेंबर्स का की आधार कार्ड और एक पैन कार्ड आपका। और इसके बाद आपको एक ट्रस्ट डीड बनानी होती है, जिसके लिए आप किसी भी एडवोकेट के थ्रू बनवा सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको इसको एक रजिस्टर ऑफिस में ले जाके रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट मिलते हैं। एक आपका डॉक्यूमेंट होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है पैन। आपके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और पैन के थ्रू आप एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपके ट्रस्ट के सारे ट्रांजैक्शन उसी बैंक अकाउंट के थ्रू होने चाहिए, क्योंकि उस एट द एंड आपको एनुअली उसका एक ऑडिट रिपोर्ट बनाना होता है, जिसको आपको मेंटेन करना होता है। और उसको मेंटेनेंस के लिए आपको एक सीए चाहिए होता है, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उसके लिए एलिजिबल होता है। तो या तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्रूट कर सकते हैं या फिर आप इस काम को आउटसोर्स कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ करवाते हैं, आपका ऑडिट रिपोर्ट बनता है, तो उसके बाद आपको एक नीति आयोग में जाके अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। नीति आयोग के रजिस्ट्रेशन के बाद बात आती है डोनेशन की, क्योंकि अगर आपका एनजीओ है तो ऑब्वियसली आपको डोनेशन चाहिए होगा और आपको लोग डोनेशन देंगे भी। लेकिन बात है, डोनेशन में आपको टैक्स रिबेट मिले और आपके जो डोनर है उनको भी टैक्स रिबेट मिले उस अमाउंट को जिसका वो डोनेशन दे रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, लाइक एटीजी सर्टिफिकेट, जिसके थ्रू आपको जो लोग डोनेट कर रहे हैं उनको टैक्स रिबेट मिलता है। और 12A के सर्टिफिकेट के अंदर आपको रिसीव किए हुए टैक्स में आपको टैक्स, आपके रिसीव किए हुए डोनेशन में आपको टैक्स रिबेट मिलता है।
और जब ये पूरा काम हो जाता है तो बात होती है कि अब आप डोनेशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन बात है डोनेशन लेने के लिए एलिजिबल हो के भी क्या आप एक जितना चाहे उतना डोनेशन ले सकते हैं? नहीं। अब आपको उसके बाद एक स्पेसिफिक लिमिट होती है जिससे ज़्यादा आप डोनेशन नहीं ले सकते, और उस लिमिट को हटाने के लिए आपको FCRA के अंडर रजिस्टर कराना पड़ता है अपने आप को। वैसे तो इसका एक टाइम पीरियड है 3 साल का कि आपके NGO के रजिस्टर होने के 3 साल बाद आप इसके अंडर रजिस्टर कराएंगे। लेकिन बात है कि इसको आप पहले भी करवा सकते हैं, बस उसका एक अलग प्रोसीजर है, उस पर मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन जब आप FCRA, जिसका मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके अंडर रजिस्टर कराते हैं, आपको जो मैक्सिमम लिमिटेड डोनेशन का वो हट जाता है। इसके अंडर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका NGO फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाता है। अब बात है इसमें आपके ऑडिट रिपोर्ट और ये सारे प्रोसीजर कंटिन्यूसली आपको मेंटेन करना पड़ता है, बट आपका NGO रेडी हो जाता है। अब अगर आप ट्रस्ट से NGO खोलना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी स्टेप गलत हुआ तो आपका NGO इनवैलिड हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आप कंपनीज एक्ट के अंडर सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, सोसाइटी का एज NGO रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये जानना चाहते हैं तो आगे भी हमारे वीडियोस देखते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट। थैंक यू। आपका फीडबैक से ही हम लोग अपने वीडियोस को और बेटर बना सकते हैं। थैंक यू।